हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नावल के फ़न से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। यानी नावल का फ़न क्या है, नावल किसे कहते हैं और नावल के ज़ाय तरकीबी क्या हैं, नावल की खुसूसियात क्या हैं, वो कौन से हालात थे जिनमें नावल का जन्म हुआ। ये तमाम बातें हमारी गुफ्तगू के अंदर आएंगी। देखो, नावल से मुताल्लिक़ जो है गुफ्तगू, वो आपके लिए ग्रेजुएशन के अंदर भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी ये मुफीद है, क्योंकि दोनों ही लेवल पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सवाल आता है एग्ज़ाम के अंदर। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, नावल जो है वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, NOVEL। नावल अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ना, लेकिन ये इतालवी लफ्ज़ नोवेला से बना है। इतालवी मतलब इटालियन। इटालियन जो लैंग्वेज है उससे बना है। उसका जो लफ्ज़ है नोवेला, NOVELLA, नोवेला से नावल बना है, जिसका लफ्ज़ी मतलब होता है नया। ठीक है, ये हम बाद में गुफ्तगू करेंगे कि नया क्यों, नया का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया। देखो, यूरोप के अंदर, चूँकि इसका जन्म यूरोप में हुआ है, मगरिब से आया है, अंग्रेज़ी के वसीले से हम तक पहुँचा है। नावल जो है वो मगरिब से आया है। तो यूरोप के अंदर इसकी ये तारीफ़ की जाती है कि ये एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें सनती अहद के पस मंज़र में फ़र्द और समाज की कशमकश दिखाई गई हो। ठीक है, सनती अहद के पस मंज़र में। सनती अहद कौन सा? सनत जो है वो किसे कहते हैं? पेशा या कारीगरी को। यानी वो दौर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, औद्योगिकीकरण का दौर था। हमने सोशियोलॉजी में या हिस्ट्री के अंदर औद्योगिकीकरण पढ़ा है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा है। तो उसमें क्या था, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मशीनें आई, नए नए कारखाने इस्टेब्लिश हुए, तो एक नया मेहनत कश तबका पैदा हुआ। वो जो दौर था जब सनती इनकलाब आया है यूरोप के अंदर, तो उस माहौल के अंदर नावल का जन्म होता है। ठीक है, नावल जो है उस दौर की पैदावार है। क्यों? क्योंकि पहली जंग अजीम के फ़ौरन बाद ही, सनती इनकलाब के बाद, फ़र्द और समाज की जो कशमकश है वो मगरिब के अंदर दिखाई देने लगी थी, नमूदार हो गई थी। तो उसकी तर्जुमानी नावल ने की है। पूरे फनकारी के साथ नावल जो है वो उसकी तर्जुमानी करता है, इसलिए ये तारीफ़ उसकी की गई है। अच्छा, नावल जो है हमने देखा एक ऐसा नसरी किस्सा है, कहा है ना तारीफ़ के अंदर। तो नसरी किस्सा है, यानी नसर के अंदर लिखा जाता है, और किस्सा होता है, किस्सा मतलब कहानी। तो कहानी है ये, लेकिन कहानी के बावजूद इसका गहरा ताल्लुक किससे है? इंसानी ज़िंदगी से है, इंसानी ज़िंदगी की हकीकतों से है, इंसानी ज़िंदगी के तजुर्बात से है, इंसानी माशरे की सरगर्मियों से है। इंसानी माशरे की जो सरगर्मियाँ हैं उनसे जो उनके नतीजे में जो कैफियतें पैदा होती हैं, उन कैफियतों के इजहार से है। तो इस तरह नावल का ताल्लुक ज़िंदगी से बहुत गहराई के साथ जुड़ गया है। ठीक है ना। तो इस ताल्लुक का इजहार राल्फ फॉक्स जो हैं वो अपनी डेफिनेशन के अंदर करते हैं जब वो नावल की तारीफ़ लिखते हैं, और ये बहुत मशहूर तारीफ़ है उनकी, जो हमेशा अक्सर हम दोहराते हैं। आप भी उसको सुन लीजिए। देखिए, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि नावल फ़र्द की ज़िंदगी को पेश करता है। ठीक है, ये फितरत और समाज के ख़िलाफ़ फ़र्द की जद्दोजहद का रज़्मिया है। ये एक ऐसे समाज में तरक्की कर सकता है जहाँ फ़र्द और समाज का तवाज़ुन गुम होकर रह गया हो, या इंसान अपने गिरदो पेश के हालात या फितरत के ख़िलाफ़ जंग आज़मा हो। तो इसमें वही बात आती है, क्या आती है कि नावल जो है वो फ़र्द और समाज की कशमकश को पेश करता है। ऐसे ही माहौल में परवरिश पा सकता है, ऐसे ही माहौल में तरक्की कर सकता है जहाँ
فرد اور سماج جو ہے، انسان جو ہے وہ اپنے آس پاس کا جو معاشرہ ہے، اپنے آس پاس کے جو حالات ہیں ان سے وہ کشمکش کر رہا ہو، ایسے ماحول میں پرورش پا سکتا ہے۔ تو مغرب کے اندر ہم نے دیکھا یہ کہاں ہوا؟ صنعتی انقلاب کے بعد، ہے نا، جب فرد اور سماج کی کشمکش پیدا ہوئی تب پیدا ہوا ناول۔ لیکن ہندوستان میں ایسا نہیں ہوا۔ ہندوستان کے اندر یہ کب پیدا ہوا؟ ہندوستان کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ غدر کے بعد، جب دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ کون کون سی دو تہذیبیں؟ ایک تو مشرقی اور دوسری مغربی۔ تو مشرقی اور مغربی جو تہذیب ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، دیکھو 1857 کے بعد جب برٹش حکومت اسٹیبلش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی تہذیب کا اثر ہماری تہذیب پر پڑنے لگا۔ ہماری قدریں جو تھیں، مشرقی قدریں جو تھیں، وہ ان سے متاثر ہونے لگیں۔ تو ان دونوں میں جو تصادم ہوا، مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب کا، مشرقی قدروں اور مغربی قدروں کا، تو اس تصادم کی وجہ سے، اس کشمکش کی وجہ سے، اس جدوجہد کی وجہ سے ایک ایسی فضا پیدا ہوئی جس میں ناول کا جنم ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نذیر احمد جو ہیں، ان کا ناول 1869 کے اندر مرات العروس اردو کا پہلا ناول ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کریم الدین ہیں، مولوی کریم الدین، ان کا جو قصہ خط تقدیر ہے وہ اردو کا پہلا ناول ہے، لیکن اس کو ایک عام قبولیت کی سند نہیں ملی ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نذیر احمد کا ناول ہی، مرات العروس ہی پہلا ناول ہے ہمارا، جو 1869 میں لکھا گیا، اور وہ 1862 کے اندر لکھا گیا تھا، خط تقدیر، ٹھیک ہے۔ اب یہ آتی ہے بات کہ ناول کا جو لفظ ہے وہ نیا سے کیوں جڑا ہے۔ ہم نے دیکھا نا، ناویلا جو اطالوی لفظ ہے، اٹیلین جو لفظ ہے ناویلا، اس سے ناول بنا ہے، جس کا لفظی معنی ہے نیا۔ تو نیا سے کیوں جڑا ہوا ہے؟ یہ نیا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس کو اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ناول جو ہے وہ اپنے سے پہلے کی جو داستانی جو عہد ہے، اس کی تخیلی اور فرضی زندگی کے برعکس، یعنی اس کے اپوزٹ، کس کو پیش کرتا ہے؟ نئی زندگی کی تمام جزیات کو، نئی زندگی کے تمام پہلوؤں کو پیش کرتا ہے پوری فنکاری کے ساتھ۔ خاص طور پہ فرد اور سماج کی وہ کشمکش جو صنعتی عہد کی ترقی کے نتیجے میں، جو سیاسی الجھنوں کے نتیجے میں، جو اقتصادی مسائل کے نتیجے میں پیدا ہوئی، اس فرد اور سماج کی اس کشمکش کو اس نے پوری فنکاری کے ساتھ دکھایا ہے۔ اس لیے ہم اسے نیا کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ نئی زندگی کی حقیقتوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ آ رہے سمجھ میں؟ اس لیے یہ نیا کے ساتھ اس کا لفظ جڑا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ناول کے اندر جو زندگی پیش کی جاتی ہے، زندگی تو افسانے میں بھی ہے نا افسانے کے اندر زندگی، بھائی افسانے کی بنیاد بھی تو زندگی کی حقیقتوں پر ہے، تو پھر اس میں اس کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ناول جو ہے وہ زندگی کی حقیقتوں کو وسیع پیمانے پر پیش کرتا ہے، بہت براڈ طریقے سے ہمیں دکھاتا ہے، اس کا کینوس بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر زندگی کی وسعت اور گہرائی دکھائی جاتی ہے۔ یعنی یہ ہے کہ صرف ایک پہلو نہیں ہوتا اس میں جو افسانے کے اندر ہوتا ہے، افسانے کے اندر زندگی کا ایک پہلو ہوتا ہے، لیکن ناول کے اندر زندگی کا صرف ایک پہلو نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر زندگی کے مختلف پہلو دکھائے جاتے ہیں، بہت سارے کردار ہوتے ہیں، بہت سارے واقعات پیش کیے جاتے ہیں، اور ناول نگار جو ہے وہ ایک خاص نقطۂ نظر کے ساتھ، ایک خاص فنی سلیقے کے ساتھ، اپنے نقطۂ نظر کے ساتھ زندگی کے مختلف پہلوؤں سے، انسانی زندگی کے جو تجربے ہیں، انسانی معاشرے کی جو حقیقتیں ہیں، ان کا مشاہدہ کر کے، ان کو دیکھ کر کے، وہ اپنے بھی تجربوں کی روشنی کے اندر، انسانی معاشرے کے تجربوں کی روشنی کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ ایک قصہ تخلیق کرتا ہے۔ یعنی زندگی کو ایز اٹ از نہیں پیش کرتا، وہ ایک قصہ تخلیق کرتا ہے جس میں فلسفیانہ ٹچ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئی نہیں سمجھ میں بات؟ تو یہ جو ہوتا ہے یہ ناول ہوتا ہے۔ تو ناول کا تعلق کس سے ہے؟ زندگی سے ہے۔ اور کون سی زندگی؟
नई ज़िंदगी, जो नई ज़िंदगी के जो अतियात हैं उनसे उसका ताल्लुक़ है, नई ज़िंदगी की जो हकीकतें हैं उनसे उसका ताल्लुक़ है। आ रहा है। दूसरी बात यह है कि इसके अज्जाए तरकीबी, इसके अज्जाए तरकीबी क्या है? इसके अज्जाए तरकीबी वही हैं जो कि अफसाने के होते हैं, यानी क़िस्सा, चूँकि कहानी की शक्ल में इसको ज़िंदगी को एक कहानी की शक्ल में, क़िस्से की शक्ल में ढालकर पेश करते हैं। तो पहला तो इसकी बुनियाद किस पर है? क़िस्से पर। कोई ना कोई क़िस्सा होता है, इसी से तो दिलचस्पी पैदा होती है, इसी से तो तफरीह का उन्सर होता है। देखो, कितना भी ज़िंदगी की हकीकतें क्यों नहीं दिखा रहे हो, कितना भी तजुर्बे क्यों नहीं हैं हकीकत के, लेकिन क्या है, अगर उसके अंदर कहानी नहीं होगी, एक दिलचस्पी नहीं होगी, तो हम पढ़ेंगे नहीं, कारी उसे पढ़ेगा नहीं, है ना, दूर हो जाएगा कारी उससे। एक ज़माना था जब इसके अंदर दिलचस्पी का उन्सर ख़त्म हो गया था, तो क्या होता था कि कारी जो था वो उससे दूर हो गया था। तो यही दिलचस्पी जो है वो क़िस्से की वजह से पैदा होती है। दूसरा है प्लाट। प्लाट क्या होता है? वाक़यात की फ़नी तरतीब का नाम प्लाट है। लेकिन जो जदीद नॉवेल है उसमें प्लाट नहीं है, प्लाट गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जो नई ज़िंदगी की जो हकीकतें हैं उसमें क्या हुआ, इंसान जो है उसके जो जहन का अमल है, जो लाशऊर के अंदर जो कुछ उसके चल रहा है, उसके ऊपर क़िस्से की बुनियाद रखी है। कुर्रतुल ऐन हैदर है, अज़ीज़ अहमद हैं, सज्जाद ज़हीर हैं, ये लोग क्या हैं, इनके यहाँ जदीद नावल आया सामने जिसमें प्लाट की हकीकतें जो थी, प्लाट जो था उसके बजाय किरदार निगारी को अहमियत दी गई, किरदार के जहन में जो चल रहा था उस पर क़िस्से की बुनियाद रखी गई, उससे कहानी तरतीब दी गई जिसमें बेतरतीबी थी। प्लाट की का जो तंजीम थी वो ख़त्म हो गई, तरतीब थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन कहानी तो बरकरार रही, है ना। तो तीसरा क्या हुआ? तीसरा आता है किरदार निगारी। किरदार चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, बेजान हो, कुछ भी हो सकते हैं, जिनके ज़रिए कहानी आगे बढ़ती है, वाक़यात आगे बढ़ते हैं। मुकालमा, डायलॉग्स को मुकालमा कहते हैं। हकीकत पर मबनी होने चाहिए, इंसान जिस तबके का है उस तबके से मुतालिक होने चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए, ज़्यादा उनके अंदर पेचीदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कई चीज़ें हैं जो मुकालमे के लिए ज़रूरी होती हैं। मंजर निगारी, बहुत सारे मनाजर का बयान किया जाता है, लेकिन असलियत होनी चाहिए उनके अंदर, ठीक है ना। और उसको मंजर ऐसे होने चाहिए जो किरदार के शख्सियत और वाक़यात को उभार रहे हों, जो उनकी हकीकतों को सामने ला रहे हों, किरदारों की हकीकत को सामने, किरदार की नफ्सियात को, किरदार के का जो अंदर का जो उसका जो बातिन है उसका इजहार कर रहा हो, ठीक है, उससे जुड़े हुए होते हैं। जब वो असलियत पर मबनी होते हैं तो फिर वो हकीकी होते हैं, ठीक है। फिर आता है नुक्ता नज़र। हर नावल निगार का एक नुक्ता नज़र होता है जिसके तहत वो लिखता है, लेकिन उसका इजहार बराह रास्त नहीं करता वो, बल्कि क्या करता है, उसको इस तरह इजहार उसका करता है वाक़यात के ज़रिए, किरदारों के ज़रिए, किरदारों के सोच के ज़रिए, वाक़यात के ज़रिए, कि हमें समझ आ जाता है कि नावल निगार कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये उसके अज़ाए तरकीबी हो गए, ठीक है। आज हम नावल के का जो फ़न था उससे मुतालिक हमने गुफ्तगू की। उम्मीद है आप लोगों को नावल के फ़न से मुतालिक समझ में आया होगा कि नावल किसे कहते हैं, उसकी इब्तिदा कैसे हुई, उसकी खुसूसियात क्या हैं और उसके अज़ाए तरकीबी क्या हैं। आगे हम किसी और दूसरे वीडियो के अंदर किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू।